नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। काशी में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन किया गया, जो पहली बार राजधानी से बाहर वाराणसी में हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। और इसके अतिरिक्त चारों राज्यों के मुख्य सचिव, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद के प्रतिनिधियों के साथ साथ लगभग 100 विशिष्ट जन इस बैठक में शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर मसूरी से है, जहां पर मानसून की पहली तेज बारिश ने ही नगरपालिका और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। आपको बताते चले कि बारिश के कारण मुख्य बाजार जलमग्न हो गया। पानी की निकासी न होने के कारण दुकानों में पानी जा घुसा और जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मुख्य मार्ग पर भारी मात्रा में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश से पहले नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तेज बारिश के कुछ ही मिनटों में सड़क पर पानी भर गया, तो वहीं दुकानों में घुसते हुए माल को भी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं आपको बताते चले कि एक दुकानदार ने नाराजगी को जाहिर करते हुए कहा कि हर बार यही होता है, पालिका केवल कागजों में तैयारी करती है, लेकिन जब बारिश आती है तो सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द जल की निकासी की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। देश भर में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। आपको बताते चले कि 57 विभाग मिलकर काम करेंगे। महिला कल्याण का जिम्मा केवल एक विभाग का नहीं, बल्कि राज्य के 57 विभाग मिलकर महिला के संपूर्ण विकास में जुटे हुए हैं। और इस दौरान महिला नीति के तहत 16.6% के जेंडर बजट का भी सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। और इसके साथ साथ महिला उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार और अधिकारों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभाग मिलकर महिला उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। तो आपको बताते चले कि 57 विभागों में महिलाओं के लिए लगातार कार्यरत विकास को लेकर खासतौर पर काम किए जाएंगे, और जिसमें कि आपको बताते चले कि उनकी भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर विकास की बात हो। सभी जगहों पर सभी विभागों में महिला नीति के तहत 16.6 के जेंडर बजट को तय किया गया है, और जिसमें निरंतर विकास किया जाएगा। और साथ ही साथ 57 विभाग की महिलाएं मिलकर इस पर कार्य करेंगी। और जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां पर महिलाओं की इस नीति के चलते 16.6% के लिए इस प्रतिशत को तय किया गया है, और जिसमें 57 विभाग की महिलाएं मिलकर कार्य करेंगी। और साथ ही साथ तमाम विषयों पर और साथ ही साथ तमाम स्तरों पर कार्य किया जाएगा, जिसमें कि खास तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के विकास के लिए इन नीतियों को निर्धारित किया गया है। तो महिला नीति के तहत 16.6% जेंडर बजट को सुनिश्चित किया गया है, और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर महिलाओं की इस नीति को प्रचलन में लाया गया है। और जहां पर आपको बताते चले कि निरंतर महिलाओं के विकास के चलते तमाम विभागों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और किस तरीके से, किस प्रक्रिया के साथ इस विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर भी मंथन किया गया, और जिसमें 57 विभाग की महिलाएं इस पर कार्य करेंगी। आपको बता दें कि महिला नीति के तहत 16.6% के लिए जेंडर बजट को सुनिश्चित किया गया है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मानसून के मौसम ने चार धाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना दी है। आपको बताते चले कि पहले साल की तुलना में इस साल श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं।
और इस दौरान मानसून सीजन की शुरुआत में कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने शासन प्रशासन को निर्देशित किया था कि मानसून सीजन में श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और साथ ही साथ मानसून के सीजन के दौरान परिस्थितियों से निपटने के लिए भी सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। तो वहीं यात्रा से जुड़े सभी विभागों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय चार धाम यात्रा अपने चरम पर है और जहां पर वहीं उत्तराखंड में मानसून की भी एंट्री हो चुकी है और जिसके बाद तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। वहीं चार धाम के रूट्स पर भी लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं और जिसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से दुरुस्त नजर आ रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से पहले ही कई जगहों के लिए अलर्ट को जारी कर दिया गया था। फिर बारिश की बात हो या फिर लैंडस्लाइड की समस्याएं हों, सभी से सामना करने के लिए इस समय प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है। लेकिन हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से तमाम जगहों पर बारिश हो रही है और जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है, तो यह साफ तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसमें कि डिजास्टर मैनेजमेंट को भी पूरे तरीके से सतर्क रहने के लिए हिदायत दी गई है। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन के द्वारा पूरे तरीके से तमाम बंदोबस्त किए गए हैं और हर चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई गई है। देखिए, चारधाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि चारधाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफ़ी तेज़ होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त आपदा से निपटने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। थैंक यू। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत कई जिलों में बारिश हो रही है और ऐसे में आज भी राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। तो वहीं आपको बताते चले कि राज्य के ज्यादातर इलाकों में आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि चारधाम यात्रा मार्गों पर तीव्र बारिश के दौर होने और साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड के आसार भी हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि बारिश और हवाओं के असर से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो आज बागेश्वर में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि धर्मनगरी हरिद्वार में भी मौसम का मिजाज पूरे तरीके से बदल गया है, जहां पर हल्की हवाओं और झमाझम बारिश से गर्मी से झुलसते हुए लोगों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड राज्य कर विभाग की सुस्ती के चलते उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर ट्रकों का लगातार जमावड़ा लग रहा है और जिसमें कि लोगों को काफी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि हालात ये हो गए हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में माल की डिलीवरी नहीं हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रक ड्राइवरों के सामने खाने पीने के साथ साथ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी भारी संकट खड़ा हो गया है। राज्य कर विभाग की जांच के नाम पर एक हफ्ते से ट्रक ड्राइवर बॉर्डर्स पर खड़े हैं, तो वहीं ड्राइवरों का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उन्हें बेफजूल के कई दिनों से रोका गया है। तो वहीं तपती गर्मी में वो सड़क के किनारे कई दिनों से बॉर्डर पर अटके हुए हैं। यदि हालात ऐसे ही रहे तो वो अब सड़क जाम कर अपना आक्रोश दिखाएंगे। से गाड़ियाँ खड़ी है, सेल टैक्स वाले जो है तो हमें परेशान कर रहे हैं। 4-4 दिन से गाड़ी बंद कर रहा है, आगे ले जा रहा है, गाड़ी बंद कर रहा है, कोई निर्णय नहीं निकाल रहा है। गाड़ी सारे नंबर 1 के कागजों पर खड़ी है, कंजरों वाली हालत में खड़े हैं हम। ये तो अपनी एसी में बैठे हैं, ना खाने की सुविधा ना पीने की सुविधा है, पानी तक का भी नहीं मिल रहा है पीने को। हमारी हालत देखिए तुम। और हम कह रहे हैं साहब हमारी गाड़ियों में कमी क्या है हमें बताइए। तो नुका रहा है ना चेकिंग चल रही है, चेकिंग क्या की चल रही, 3 दिन चेकिंग करेंगे, 5 दिन चेकिंग करेंगे। हमारा मालिक हमें नौकरी पर से भगाड़ू पक्के। व्यापारी ये सोच रहा है गाड़ी कहाँ लेकर भाग जा, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, किस 50-50, 60-60 हज़ार रुपये किस्त है, कहाँ से देंगे हमारे? अभी मालिकों को जवाब तक का नहीं दे रहा है, हम कहाँ से लावे, क्या करें क्या नहीं करें। सारे कागज हमारे नंबर 1 कहेंगे, फिर भी हमें रोक रखा है इन्होंने। 3-3 दिन चेकिंग कौन करवाएगा? इन्हें काटा का सके, काटा का करवा लो, हमारी गाड़ी का हम करवाने के लिए तैयार है। काटा करवाना, काटा करवा लो, काटा में अगर वजन बढ़ती निकले तो हम पे जुर्माना करो। जब हमारी गाड़ी में वजन पूरा है, सब कुछ कागज नंबर 1 के हैं, सब कुछ 1 के हैं, तो हमारी 3-3, 4-4 दिन गाड़ी चेकिंग कर रहा है जी। अब 4 दिन से गाड़ी
गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है बंद हुई भी, उन्हें छोड़ देंगे, फिर इनको बंद करेंगे, फिर जाकर हमें 4 दिन बंद करेंगे। हमारी कंजरों वाली हालत हुई पड़ी, ना नहाने का, ना धोने का, ना खाने के, ना पीने के, तो कहाँ से लाएंगे जी हम ये? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, करेंगे क्या हम, ये बताओ। दिल्ली का भाड़े हैं हमारे, फैक्ट्री पहुँचेंगे, फैक्ट्री वाले भी तो हमें भाड़े भी देंगे, और जब माल नहीं पहुँचने का तो भाड़ा कहाँ से मिल जाएगा हमें? तो हमारे पास तो खर्चों के पैसे भी नहीं है। उन बता ये रहे हैं कि हमारी चेकिंग चल रही है, मैंने चेकिंग कै दिन की करोगे तुम? 3 दिन की, 4 दिन की? 4 दिन होगा जी गाड़ी बंद हो, वो गाड़ी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बीते सोमवार की रात बिड़ला स्कूल के पास हल्दू पोखरा रोड पर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। आपको बताते चले कि गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं फायरिंग में एक युवक की गोली लगी है और जिसके हालात काफी गंभीर बताए जा रहे हैं, जबकि लाठी डंडों के हमले में भी 2 युवक घायल हुए हैं। घटना में घायल युवकों की पहचान हरीश सिंह मेहरा, गणेश दम्ब्रवाल और भास्कर बोरा के रूप में हुई है। तो वहीं आपको बताते चले कि तीनों युवक हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के चांदी चौक घोड़दौड़ा क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 20 से 25 युवकों के एक समूह ने कार सवार इन युवकों को रास्ता रोककर पहले पीटा और फिर उन पर गोली चला दी गई। फायरिंग में भास्कर बोरा को गोली लगी है और जबकि हरीश और गणेश के साथ मारपीट की गई, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमलावरों ने पीड़ितों की कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने प्रेस वार्ता करते हुए अतिक्रमण के नाम पर शहर के हजारों लोगों को डर के साए पर जीने पर मजबूर करने वाले प्रशासन पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि विधायक ने कहा कि प्रशासन झूठ बोलकर, डराकर, धमकाकर लोगों के घरों को तोड़ना चाहता है। विधायक ने कोट गोदाम में ए श्रेणी में मलिन बस्ती का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रशासन ने कोर्ट में झूठा प्रत्यावेदन दिया है और जबकि सबके घर प्रशासन ने जबरन तुड़वाए हैं और कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने किसी से घर तोड़ने को नहीं कहा। ऐसा फरेब करने वाले प्रशासन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि काठ गोदाम हो या फिर सुभाष नगर हो या फिर आवास विकास हो, यह फिर भगवानपुर हो, सभी जगहों पर डर के साए में जीने के लिए लोग मजबूर हैं और अब वक्त आ गया है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अब शहर की आम जनता प्रशासन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। खबर देहरादून से है, जहां पर सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है और इसी कड़ी में नगर निगम की ओर से सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वालों पर जुर्माना शुल्क बढ़ाने की बात की गई। दरअसल आपको बताते चले कि जो गायें दूध नहीं देती हैं उनको उनके मालिक सड़कों पर छोड़ देते हैं और कई बार बैल आदि को भी सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तो जिससे आम नागरिक काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि इससे कई बार कई हादसे भी हो जाते हैं और ऐसे में नगर निगम के देहरादून में पशुओं को सड़क पर छोड़ने वालों के खिलाफ जुर्माना शुल्क बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि नगर निगम देहरादून मेयर सौरभ थपलियाल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि जो निराश्रित पशु हैं उनको रखने के लिए गौशालाएं बनाई हुई हैं, लेकिन जो अपने निजी पशुओं को भी सड़क पर छोड़ रहे हैं उनके लिए जुर्माना शुल्क भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इसके लिए अगली बोर्ड बैठक में निर्णय भी लिया जाएगा। निराश्रित पशु हैं, इनके लिए निगम ने विशेष व्यवस्था कर रखी है और ऐसे पशु क्योंकि सड़कों में वो दुर्घटना का कारण बनते हैं और खुद को भी उनको नुकसान पहुंचता है और उनकी वजह से किसी और को जान माल की भी नुकसान होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए कुछ हमने जो है वो गौशाला वगैरह हमने बनाई हुई है और ऐसी जो हमारी शंकरपुर की गौशाला है और हमारी तमाम यहाँ पर गौशाला जो है उनमें ऐसे पशुओं को रखा जाता है और जो लोग अपने जो निजी पशु हैं उनको भी सड़कों पे छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ हमारा जुर्माने की भी हमारे पास प्रावधान है और जिसको कि हम और मजबूती के साथ और बढ़ाना भी चाहते हैं। अगली बोर्ड बैठक में हम इस प्रस्ताव को लेके आएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून स्थित दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी मशीन की सुविधा शुरू होने जा रही है। आपको बताते चले कि अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस मशीन के आ जाने से गंभीर सर्जरी की प्रक्रियाएं और भी अधिक सटीक और कम दर्द होने वाली हो सकेंगी। और साथ ही साथ डॉक्टर गीता जैन ने आगे कहा कि रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अब तक सिर्फ बड़े प्राइवेट अस्पतालों तक ही सीमित थी, लेकिन अब आम मरीजों को भी सरकारी अस्पताल में इसका लाभ मिलेगा और इससे गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों को राहत मिलेगी। तो वहीं अब तक महंगी निजी सेवाओं पर जो निर्भर थे, उनके लिए भी काफी मददगार साबित होगा। डोईवाला विधानसभा के नकरोंदा में सीवर लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़क की मरम्मत न होने की वजह से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और जिसके कारण सड़क पर जगह जगह पानी भराव होने लगा है और जिससे हालत बेहद बदहाल हो गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि बदहाल सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर नकरोंदा क्षेत्र में लोगों ने शासन प्रशासन और निर्माण नई संस्थाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों को बाधित रखा। और जिसमें आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से सड़क को खोदकर उसकी मरम्मत करना विभाग भूल गया है और जबकि इस बारे में कई बार शासन प्रशासन को विभाग को अवगत भी कराया गया, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो फिर आगे उग्र आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ना विधायक सुनने को तैयार है, ना सांसद सुनने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले मेयर साहब से हमने प्रार्थना की थी कि बरसात यहाँ पर काम नहीं किया जाए, तो मेयर साहब ने बोल दिया, इनको कंपनी को बोल दिया था कि ये बरसात में काम रोक दिया जाए, पर ये हरामखोर कंपनी वाले मेयर की भी नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब हमारे मेयर साहब को ये हल्के में ले रहे हैं। मेयर साहब ने बोल दिया था इस बरसात में काम नहीं होगा तो नहीं होगा, पर ये मेयर साहब के हैं चलने में बहुत दिक्कत होती है। ये थोड़ा सा एरिया कम से आधा घंटा लग जाता है। कितने लोग यहाँ चोटिल हो गए। एक लड़के के अभी परसों स्कूटर से गिरा, बेचारा आईसीयू में भर्ती है अभी वो। और क्या होना चाहिए ये, अब हम विकास के खिलाफ नहीं है, हम ये बोल रहे हैं बरसात हो रही है, बरसात आप काम रोक दीजिए और जो ये बरसात जो ये सड़क है इसको थोड़ा सा मट्टी वट्टी डाल के इसको ठीक कर दीजिए। सब्जी मंडी की वजह से जितने भी वाहन है, सारे के सारे वाहन चालक यहीं पे गाड़ियां रोक के और पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं। उस वजह से दूसरी सड़क का जो कोना है वहां पे बिल्कुल इतनी ज्यादा फिसलन है, कोई रोड सेफ्टी के लिए दीवार तैयार नहीं है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य बात है, जो सड़कें पहले से तैयार हो चुकी है, ठीक है, उन सड़कों को दोबारा खोद के वहां पे दोबारा से अपना खड्डे खोदे जा रहे हैं। तो ये कहाँ का औचित्य बैठता है? देखिए, इस पे अपना प्रशासन को अपना संज्ञान लेना चाहिए और जब तक बरसात का मौसम है ये काम को रोका जाना चाहिए और जो सड़कें क्षतिग्रस्त है उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल सभी नियमों की अवहेलना की जा रही है और कंपनी जो है अपने मनमाने तरीके से काम करने पे लगी हुई है। यही तरीका है कि यहाँ पे सारे के सारे लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब सारे के सारे जितने भी स्कूल थे, स्कूल खुल चुके हैं। ये नकरौंदा, बालावाला, गुलाघाटी के क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पे करीबन 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े वाहन आते हैं जिसमें कि स्कूली बच्चे आते हैं जाते हैं। कल के दिन कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये निजी कंपनी है या शासन प्रशासन? खबर जसपुर से है, जहां शहर के मुख्य बाजार में सालों पहले पेट बाजार लगता था और जिससे नगर पालिका को भी लाखों रुपए का लाभ होता था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि अतिक्रमण के नाम पर पेट बाजार को भी खत्म कर दिया गया और जिसका खामियाजा गरीब और मजदूर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले इस मामले को लेकर जसपुर विधायक आदिश चौहान का कहना है कि जसपुर में साप्ताहिक बाजार लगता था और जिससे कई करोड़ रुपए का लाभ प्रति सप्ताह नगर पालिका को होता था, लेकिन जिसके बंद होने से जसपुर पिछड़ गया है क्योंकि लोगों ने यहां आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है।
तो आपको बताते चले कि जसपुर के मुख्य बाजार को बंद कर दिया गया है, जहां पर जनता के साथ साथ वहां बाजार लगाने वाले लोगों को भी अब इस जगह आवागमन जो है पूरे तरीके से उनकी ओर से भी बाधित कर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि इस पे नगर पालिका के साथ साथ जिस तरीके से साप्ताहिक बाजार लगता था, उसके बाद अब काफी नुकसान हो रहा है। नगर पालिका को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि साप्ताहिक बाजार लगने के बाद जिस तरीके से वहां पर जनता पहुंचती थी, लोग पहुंचते थे, जो लोग बाजार में जाते थे, उसकी वजह से नगर पालिका को तमाम लाभ होते थे। लेकिन अब लोगों ने जसपुर जाना मानो कि बंद ही कर दिया है, और जिसकी वजह से यहाँ की सड़कें पूरे तरीके से सुनसान हो गई हैं। तो जसपुर में मुख्य बाजार को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से नगर पालिका को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस बाजार को पुनः लगाने की भी कवायद शुरू हो गई है। अब खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। तो वहीं आपको बताते चले कि स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी। सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई हुई थी, और जिसमें कि स्टे वेकेशन पर सुनवाई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगी थी, और जिसके बाद आपको बताते चले कि इसमें सुनवाई होनी है, और जिसमें हर किसी को अगले आदेश का इंतजार है। देहरादून में बरसात का मौसम शुरू होते ही एक बार फिर से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। आपको बताते चले कि लगातार हो रही बारिश के बीच नगर निगम देहरादून के सामने साफ सफाई और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश करना ने इस पर जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम पूरे सतर्कता के साथ लगातार अभियान चला रहा है, और उन्होंने यह भी बताया कि शहर के विभिन्न इलाकों के लिए एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव भी नियमित रूप से किया जा रहा है, ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग को समय रहते रोका जा सके और सिर्फ दवाइयों तक ही ना सीमित रहे। वहीं आपको बताते चले कि नगर निगम के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए गए हैं। नागरिकों को बताया जा रहा है कि अपने घरों के आसपास जल भराव ना होने दे, और खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान दिया जाए। तो साथ ही साथ अधिकारी अविनाश करना ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी कहा कि टीमों को क्षेत्रवार लगाया गया है, और जो घर घर जाकर स्थिति का निरीक्षण कर रही हैं, और साथ ही साथ आवश्यक दवाइयों का छिड़काव भी करवा रही हैं। उनका कहना है कि जनता के सहयोग से ही बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। देखिए, इस बार जैसे आप विदित है कि बरसात भी जल्दी आई और मानसून भी लगातार एक्टिव है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग का जो है जो मानसून के में जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हो गई, और जो सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी अप्रैल माह से शुरू है, और इसको आगे गति बढ़ाते हुए हम लोगों का जो पूरा जो स्वास्थ्य अनुभाग है वो इस पे तत्पर लगा हुआ है शुरू से। साथ ही साथ सीएमओ कार्यालय से भी जो है दिशा निर्देश प्राप्त हुए समय समय पे भी, और शासन से भी, जिसमें वहाँ पे आशा कार्यकर्ती और उनके जो वॉलेंटियर्स हैं वो लोग भी क्षेत्र में भ्रमण करके सोर्स रिडक्शन के कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनके द्वारा भी जो है यदि कोई पॉजिटिव केस आता है तो उसकी स्क्रूटनी करके मॉनिटरिंग करते हुए वहाँ पे उन क्षेत्रों में स्पेशल अभियान चला के फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाता है। साथ ही साथ हमारी 6 बड़ी मशीनों के माध्यम से सभी वार्डों में जो है फॉगिंग करवाई जा रही है प्रतिदिन, और छोटी मशीनों के द्वारा पार्षद और हमारे सुपरवाइजर के नेतृत्व में जो है उनके तत्वाधान में फॉगिंग का कार्य नियमित रूप से किया जाता है प्रतिदिन। और इसी जो हमारा एंटी लार्वल एक्टिविटी है वो का छिड़काव जो है वो हमारे पास 20 बड़े टैंकर है, जिनके माध्यम से प्रत्येक वार्ड में हर 5वें दिन एंटी लार्वल स्प्रे होता है, ताकि जो लार्वा जो है वो नष्ट हो सके और जो मॉस्किटो ब्रीडिंग है उसका जो चक्र है वो टूट जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।